Very, very good morning to all my exam fighter family member। मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर प्रतिदिन मॉर्निंग में यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस कर रहे हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस में हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज जो कि यूनिट 7 का एक पार्ट है हमारे सिलेबस का, उसे स्टार्ट किया है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा है कि कंपनी करप्शन में डूब चुकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ख़ासकर बंगाल में जो द्वैत शासन चलाया गया 1765 टू 1772 तक, 1765 से 1772 तक, उसके माध्यम से कंपनी ने बंगाल में लूट का राज्य कायम कर दिया। और लूट के राज्य के माध्यम से कंपनी ने अपना जो व्यापार लोग थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने निजी व्यापार करना आरंभ कर दिया था और निजी लाभ कमाना कमाना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया था। इसलिए कंपनी के हित की वो अनदेखी करने लगे थे और इस तरह परिणाम तो ये हो गया, कंपनी का जो आर्थिक तंत्र था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो इतना खराब हो जाता है कि अपने अधिकारियों को वेतन देने तक के भी उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो वो ब्रिटिश संसद से गुहार लगाती है, उससे पैसे मांगती है, तो ब्रिटिश संसद ने उस पर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया, उसको कंट्रोल करने का प्रारंभ कर दिया। और पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और फिर पिछले ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है और इसके माध्यम से कंपनी पर और मजबूत नियंत्रण बना लिया जाता है। इसके साथ ही हमें यहाँ कंपनी के बारे में जानना होगा कि कंपनी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से कंपनी को चार्टर मिला था पूर्व के देशों से व्यापार करने का, लेकिन ये लाइफ टाइम नहीं था, इसमें 20-20 साल के लिए उसे रिन्यूअल कराना पड़ता था। इसी में हम लोग देखेंगे कि जब ब्रिटिश संसद का कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी पे बढ़ जाता है तो विभिन्न चार्टर एक्ट पारित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का जो अधिकार है वो 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और ये चार्टर एक्ट इसको बोला जाता था। चार्टर एक्ट का मतलब होता है राजकीय आदेश, मतलब वहाँ के महारानी या महाराज के जो आदेश होते थे उसे ही चार्टर एक्ट बोला जाता था। और ये चार्टर एक्ट प्रत्येक 20 साल में आते थे, प्रत्येक 20-20 साल में ये चार्टर एक्ट आते थे। ये कंपनी को बेसिकली अप्रूवल मिलता था इससे अगले और 20 सालों के लिए व्यापारिक एकाधिकार के लिए। तो आज हम लोग इसी चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से चार्टर एक्ट पारित हुए। तो इसी क्रम में हम लोग कुछ चार्टर एक्ट के बारे में देखते हैं, कौन कौन से चार्टर एक्ट पारित किए गए थे। तो टोटल कुल 4 चार्टर एक्ट पारित किए गए थे, 4, इसकी संख्या 4 थी। 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। तो 1853 के बाद चार्टर एक्ट पारित नहीं किए गए क्योंकि हम लोग 1857 की क्रांति में पढ़ चुके हैं। 1858 का अधिनियम बनता है, इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश संसद का डायरेक्ट शासन स्टार्ट हो जाता है। तो कंपनी को अप्रूवल लेने का या उसका व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं बच जाता है, क्योंकि इसके बाद भारत ब्रिटिश संसद के अधीन चला जाता है। इसलिए ये अंतिम चार्टर एक्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा पहला चार्टर एक्ट तो 1793, अंतिम चार्टर एक्ट तो 1853, इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे, पहला चार्टर एक्ट 1793 और अंतिम 1853। तो टोटल 4 चार्टर एक्ट पारित हुए। 1784 में, पिछले क्लास हम लोग पढ़े हैं, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भी एक एक्ट बना था, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसका डिस्कशन किए बिना आगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो 1786 में भी एक एक्ट बना था जो काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं और बहुत ही छोटी बात है, उसे मैं आपको बता दूंगा। 1786 में भी एक अधिनियम बना था, वो चार्टर एक्ट नहीं था, वो बेसिकली हम लोग जानते हैं 1786 में जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि पहले अमेरिका में थे,
अमेरिका में वो काफ़ी अच्छी भूमिका निभा चुके थे और हम लोग को पता है 1776 में अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया था। तो बहुत सारे अनुभवों के आधार पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश संसद में सुझाव दिया था कि भारत में हमको कुछ कमी नज़र आती है, और वो कमी ये है कि वहाँ पे गवर्नर जनरल जो सबसे बड़ा पद है उसके पास अधिकार ही नहीं है। परिषद में निर्णय बहुमत से हो रहे हैं, इसके बाद सेनापति कोई और है। तो उनका कहना था कि गवर्नर जनरल को अगर हम भारत में शक्तिशाली बनाते हैं, गवर्नर जनरल के पद को अगर भारत में शक्तिशाली बनाते हैं तो क्या होगा, भारत में हमारा नियंत्रण और मजबूत होगा। इसीलिए जब वो गवर्नर जनरल बन के भारत आए तो उन्होंने दो शर्तें रखी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहला कि सेनापति का जो पद होगा वह गवर्नर जनरल के पास ही रहेगा। सेनापति का जो पद रहेगा गवर्नर जनरल के पास रहेगा। दूसरा उन्होंने लगाया, पहला था सेनापति, अब गवर्नर जनरल ही प्रधान सेनापति हो गए। और दूसरा उन्होंने जो लगाया कंडीशन कि परिषद के निर्णय को वह निरस्त कर सकता है। हम लोग जानते हैं कि 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक होते थे गवर्नर प्लस 3 सदस्य होते थे उसके परिषद में, तो यहीं पे बहुमत से निर्णय होता था। तो इनका कहना था कि नहीं, ये जो 3 हैं परिषद के लोग, ये अगर कुछ भी निर्णय देते हैं तो गवर्नर जनरल के पास इतना शक्ति होना चाहिए इनके निर्णय को वो निरस्त कर सके। मतलब गवर्नर जनरल ऑल इन ऑल हो गया। अब वो प्रधान सेनापति भी हो गए और ये परिषद भी उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि परिषद के निर्णय को वह पलट सकता था। यानी 1786 का जो एक्ट था, 1786 का जो एक्ट था, इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल के पावर को सुप्रीम पावर बना दिया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका उपभोग करने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। तो 1786 के बारे में इतना ही है, 2 पॉइंट। पहला, अब गवर्नर जनरल ही प्रधान सेनापति हो गया, और अब गवर्नर जनरल को उसका जो परिषद था 3 सदस्य वाली, उसके निर्णय को उसे निरस्त करने का आदेश मिल जाता है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट इसके पहले बना था। इसके तहत कंपनी को 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, 20 साल का। अब वो 1793 में 20 साल पूरा हो गया, तो 1793 में कंपनी को फिर से रिन्यूअल चाहिए व्यापारिक एकाधिकार का। तो 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इसके माध्यम से कंपनी को क्या क्या प्रावधान कंपनी के लिए किए जाते हैं, भारत में शासन के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, इसी को हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही छोटा चार्टर एक्ट है 1793। मेन जो हम लोग का फोकस होगा आज 1813 का चार्टर एक्ट, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि 1793 एग्जाम के लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इसका जो 1 से 2 पॉइंट है इसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग मेनली 1813 के चार्टर एक्ट को पढ़ेंगे। तो 1793 के चार्टर एक्ट को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या 2 मेन प्रोविजन थे, ये 2 मेन प्रोविजन थे इस एक्ट में। पहला, कंपनी को व्यापार और वाणिज्य के अधिकारों के साथ साथ, माने व्यापार जो करते थे कॉमर्शियल के साथ साथ उसे प्रशासन करने का भी अधिकार दे दिया गया। वैसे तो कंपनी प्रशासन कर ही रही थी, कंपनी को दीवानी मिला था, फिर भारतीय अधिकारियों के माध्यम से वो प्रशासन कर ही रहे थे, लेकिन अब उसे ब्रिटिश संसद से भी अप्रूवल मिल गया प्रशासन करने का, और वो अपने अधिकारी भी नियुक्त कर सकते थे प्रशासनिक पदों पर। अब भारतीय लोगों को अपने प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की उन्हें जरूरत नहीं रह गई। यानी कंपनी अब व्यापार वाणिज्य के साथ साथ प्रशासन भी कर सकती थी, ऐसा अधिकार उसे ब्रिटिश संसद से मिल गया। तो ये पहला प्रोविजन था 1793 के चार्टर एक्ट का। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है जो मेन था, बेसिकली इस चार्टर एक्ट को लाने का मुख्य जो उद्देश्य था, कंपनी का जो था व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होता है कि भारत में व्यापार करने के लिए एक ही कंपनी को अधिकार है, और कंपनी यहाँ पे नहीं आ सकती है। ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी आके यहाँ व्यापार नहीं कर सकती है, उसे अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला 20 साल के लिए
कंपनी को यहाँ पे ऑल इन ऑल बना दिया गया था, सिर्फ कंपनी ही व्यापार करेगी। इससे क्या होता था, अगर दूसरी कंपनी आएगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार घटेगा। इसलिए इसे बराबर अप्रूवल लेते रहती थी कि हमें व्यापारिक एकाधिकार दिया जाए, यहाँ कोई दूसरी कंपनी न आने पाए। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है। पहला, कंपनी को व्यापार और वाणिज्य के साथ प्रशासन का अधिकार दिया गया। दूसरा, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे और 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब आते हैं हम लोग चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये चार्टर एक्ट को लाया क्यों गया था। 1813 का चार्टर एक्ट में जो प्रोविज़न डाले गए, उन प्रोविज़न को लाने का उद्देश्य क्या था, तो इसके कारणों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसका कारण मुख्यतः 2 था, और दोनों जो कारण थे वर्ल्ड की स्थिति से रिलेटेड थे, भारत की स्थिति से नहीं था। ये दोनों जो कारण थे वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड में जो घटनाएं घटी, विश्व में जो घटनाएं घटी, उससे रिलेटेड था यह। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आई थी। सबसे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आ जाती है, और इंग्लैंड और में काफ़ी कारखाने बन जाते हैं, काफ़ी आधुनिक तकनीक से प्रोडक्शन होने लगता है। और वहाँ एक, हम लोग ये तो जान ही रहे, ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, और उतना सारा प्रोडक्ट जो होगा, उतना सारा जो उसका मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे, उसका खपत कहाँ होगा। उससे खपत के लिए आखिर मार्केट चाहिए, और यहाँ तो एक ही कंपनी राज करने के लिए उसमें मिल गया 20 सालों के लिए, तो यहाँ दूसरी कंपनी आ भी नहीं सकती है। तो आखिर इतना माल खपत कहाँ होगा, उसे एक बड़े मार्केट की तलाश थी। और वहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे, वहाँ के जो उद्योगपति वर्ग थे, वो ब्रिटिश संसद से मिली कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारे पास उतनी बड़ी आबादी नहीं है, इतना बड़ा हमारा क्षेत्र नहीं है कि औद्योगिक क्रांति के माध्यम से उत्पादन में 50 गुना 100 गुना तक की वृद्धि हो गई। तो अब माल की खपत कैसे होगी। इन सारी समस्याओं से ब्रिटिश संसद अवगत थी। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन के द्वारा लागू की गई थी। नेपोलियन का नाम आप लोग जानते होंगे, जो कि फ्रांस के तानाशाह थे। तो इन्होंने एक समय ऐसा किया, नेपोलियन ने, कि पूरे यूरोप में लगभग अधिकतर क्षेत्रों को जीत लिया, और एक ही शक्तिशाली शक्ति थी ब्रिटेन, जिसे वो जीत नहीं पाए थे, नेपोलियन। तो नेपोलियन ने ब्रिटेन को पंगु बनाने के लिए, ब्रिटेन पे कंट्रोल करने के लिए नेपोलियन ने एक व्यवस्था चलाई, जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहा जाता है। इसके तहत कहा गया कि ब्रिटेन के साथ व्यापारिक संबंध सभी को तोड़ लेना है, यानी ब्रिटेन के साथ आपको संबंध नहीं रखना है। तो पहला तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया औद्योगिक क्रांति से। दूसरा, अन्य देश जो थे, यूरोप के जो देश थे, उनका भी व्यापारिक संबंध टूट गया ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन को डबल क्षति हो रहा था। एक तो भारत में इतना बड़ा साम्राज्य उसके पास था, लेकिन वहाँ एक ही कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया था। वो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। भारत में एक ही कंपनी व्यापार कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी कंपनी आ नहीं पा रही थी। इसके अलावा महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से अब यूरोप के अन्य देशों का संबंध भी ब्रिटेन से कट गया। अब इनका संबंध भी ब्रिटेन से कट गया था, वो रास्ता बंद हो गया। इस संधि के माध्यम से नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू कर दिया था। दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्षेत्र की कमी हो गई, तो उन्हें कुछ सोचना पड़ा। इसी के लिए चार्टर एक्ट आया है, क्योंकि उस समय वहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने फिर से काफ़ी दबाव डाला संसद पे, ब्रिटिश सरकार से, कि हमारे लिए आप कुछ कीजिए। भारत जो इतना बड़ा हमारे अधीन क्षेत्र है, वहाँ पे भी हम लोगों को जाने का आदेश दीजिए, ताकि वहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति से जो प्रोडक्शन ज़्यादा सरप्लस हो रहा है, उसे वहाँ हम लोग बेच सकें और मुनाफा कमा सकें, और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी बनी रहे, उसकी अर्थव्यवस्था भी जो उनका स्थिति है वो सुधरे। क्योंकि महाद्वीपीय व्यवस्था जो नेपोलियन ने लागू किया था, इसके माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा था। तो ब्रिटिश संसद को भी लगा नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, और इसी के तहत 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया,
और देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे। देखिए इसका मुख्य प्रावधान सबसे पहला ही प्रावधान था सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट। इससे क्या हो गया, ब्रिटेन को दो तरह का लाभ हुआ। पहला, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन था, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन था, उसका खपत भारत के एक बहुत बड़े मार्केट में हो जाएगा, प्रोडक्शन का खपत हो जाएगा। दूसरा, जो नेपोलियन ने जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी थी, महाद्वीपीय व्यवस्था जो लागू कर दी थी कि ब्रिटेन से अब कोई व्यापार नहीं कर सकता है, तो उसे एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया भारत से व्यापार करने का। तो वो महाद्वीपीय व्यवस्था भी ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं पंगु बनाने का जो प्रयास था, वो नहीं कर पाया। तो इसी लाभ के लिए सबसे पहला जो प्रोविजन है इस एक्ट के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत जोड़ा गया। अब कोई भी ब्रिटिश व्यापारी या कोई भी अन्य ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, लेकिन उसे एक था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ेगा? ब्रिटिश संसद से, या तो फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, मतलब ब्रिटिश से उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उस लाइसेंस को लेने के बाद अब कोई भी इंडिविजुअल लोग भी ब्रिटेन से आ सकते थे, भारत में व्यापार कर सकते थे और यहाँ रह भी सकते थे। इसी तरह कोई भी ब्रिटेन की कंपनी भारत आ सकती थी, व्यापार कर सकती थी और यहाँ पे रह सकती थी। यानी इस जो एक्ट है, चार्टर एक्ट 1813, इसका पहला जो पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत आने का खुला छूट दे दिया गया। और हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस एक्ट का बहुत ही बड़ा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि अब भारतीय व्यापारी इनके टक्कर में कहीं नहीं ठहरे और अंततः भारतीय जो उद्योग धंधे थे, जो कि हथकरघा उद्योग था, हाथ से बने हुए कपड़े होते, सिले हुए कपड़े, उनका मार्केट में कोई मोल नहीं रह गया, क्योंकि अब मशीन से बने हुए कपड़े, मशीन से बने हुए प्रोडक्ट से पूरा भारत को भर दिया गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अकेले लूट रही थी भारत को, अब लूट की खुली छूट मिल गई और हजारों कंपनियां आ गई और सब मिलके भारत को लूटने लगी, भारत का शोषण करने लगी और व्यापार में नियंत्रण कायम कर लिया और भारतीय व्यापारी, भारतीय उद्योगपति साइड हो गए, किनारे हो गए। अगला है, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार जो था, प्रत्येक 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिलता था कंपनी को, 20 साल के लिए, कि अब भी अगला 20 साल तक कोई व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया। क्यों? कैसे? हम लोग पिछला पहला ही पॉइंट में देख चुके हैं, अब सभी को आने की छूट दे दी गई, तो व्यापारिक एकाधिकार कहाँ रहा? व्यापार करने का मोनोपोली कहाँ रहा? अब तो व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया, पहला। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी को दो छूट दिया गया। पहला, चाय का जो उनका व्यापार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बोला आप उस पर कर सकते हैं। दूसरा, चीन के साथ जो इसका व्यापार था, ये दो चीज़ों पे छूट दिया गया। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ये सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला जो पॉइंट था कि किस एक्ट के माध्यम से सभी ब्रिटिश कंपनियों को भारत आने की खुली छूट दे दी गई, तो चार्टर एक्ट 1813। इसी तरह किन दो क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। किन दो क्षेत्रों को छोड़कर? वो दो क्षेत्र थे, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाद बाकी उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन इन दो सेक्शन में उनका एकाधिकार बना रहा। तो इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ इसमें और एक प्रोविजन किया गया। इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजों द्वारा बनाए गए स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाले भारतीयों पर कर लगाने की शक्ति दी गई और नहीं देने पर उसे दंडित करने का भी शक्ति दिया गया। यानी अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में जो भी स्थानीय संस्थान बने हैं, जो भी स्थानीय संस्थान यहाँ बने हुए हैं, उनके लिए वहाँ उनके अंतर्गत जो लोग आते हैं, उन स्थानीय निकाय, जैसे कि कोई भी क्षेत्रीय रूप से अगर जहाँ पे वो शासन कर रहे हैं, बंगाल पे शासन कर रहे हैं, तो उसे बंगाल को
शासन कर चलाने के लिए कुछ उन्होंने संगठन बनाए थे, कुछ पद क्रिएट किए थे। तो उनके अंतर्गत जो लोग आते थे उनसे वो कुछ टैक्स ले सकते थे। या तो आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसके लिए चौकीदारी कर। हम आपके जो आसपास के जगह हैं उनकी सफाई करवाते हैं अपने कर्मचारियों के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, तो आपको सफाई कर देना होगा। और ये कर लगाने का अधिकार दे दिया किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अगर वो कर नहीं देती है तो उसे दंडित करने का भी प्रावधान किया गया। बेसिकली इसको भी करने के पीछे रीजन था क्योंकि एकाधिकार उनका खत्म हो गया था, उनकी आर्थिक आमदनी कम हो गई थी। तो उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए, उनके इनकम को बढ़ाने के लिए ये सारे प्रोविजंस कर दिए गए कि आप यहाँ के लोगों पे टैक्स लगाइए। अब यहाँ के लोगों को का शोषण बढ़ेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग कि इससे और भी बहुत तरह के टैक्स लगते गए धीरे धीरे, और भारतीयों का जीना दुश्वार हो गया, जीना दूभर हो गया, और इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी तंगहाली भरी हो गई हर भारतीयों की। तो उन पर अलग अलग टैक्स इम्पोज किए गए समय समय पे। तो इस एक्ट के माध्यम से भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर लगाने का अधिकार दिया गया और कर न देने वाले को दंडित करने का भी अधिकार दिया गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। इसमें दो चीज किया गया कि अब कंपनी को अपना क्षेत्रीय राजस्व मतलब जो दीवानी से मिलता था राजस्व, और वाणिज्यिक मुनाफे जो व्यापार से कमाते थे, सामूहिक चीजों को बेचकर कमाते थे, को अलग अलग किया गया। पहले जो होता था कि टोटल इनकम एक जगह रहता था, चाहे वो दीवानी से आए चाहे व्यापार से आए। लेकिन अब क्या किया है, जो दीवानी से आएगा, जो टैक्स से आएगा, मतलब जो टैक्स से आएगा वो उसे अलग, लोगों से जो टैक्स लिया जाएगा, राजस्व, भू राजस्व लिया जाएगा, उनकी आमदनी को अलग करो, और जो आप व्यापार से कमाते हैं इसकी आमदनी अलग करना है। दोनों को अलग अलग कोष में जमा करने का आदेश दिया गया ताकि दोनों का जो कोष है अलग अलग रहे और ये पता चले हमारा राजस्व कितना है और हम ट्रेड से कितना कमा रहे हैं। तो ये दोनों को डिवाइड कर दिया गया, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और इस एक्ट का एक बहुत ही नेगेटिव जो है प्रावधान किया गया और अंततः इसने भारतीयों को आक्रोशित भी किया बाद में, वो था ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार की सुविधा भी दी गई। अब ईसाई धर्म प्रचारक आज्ञा लेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल से या ब्रिटिश संसद से, वो आदेश लेने के बाद भारत में ईसाई धर्म का प्रचार वो कर सकते थे। और उस दौर में बहुत से ईसाई मिशनरियाँ भारत आई और भारत में लोगों को एजुकेशन के माध्यम से उनके करीब आए, उनके समाज सेवा, जो वंचित वर्ग थे उनके समाज सेवा के माध्यम से उनके करीब आए और अंततः उनका धर्मांतरण भी कराया। तो ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने और धर्म प्रचार करने का भी सुविधा इसी के तहत दिया गया। और इसी के तहत कलकत्ता में ईसाई धर्म के प्रचार एवं भारत में रह रहे ईसाइयों के लिए एक गिरजाघर जो उनका होता है बनाया गया, जिसमें कि एक बिशप और 3 पादरी की भी नियुक्ति की गई। तो कलकत्ता में ईसाइयों के लिए धार्मिक स्थल गिरजाघर का निर्माण हुआ, इसमें एक बिशप और 3 पादरियों की नियुक्ति की गई इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। इसमें और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया और वो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, और वो है भारतीयों के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक। भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक व्यय करने की व्यवस्था की गई, जिसमें भारतीय साहित्य को बढ़ावा मिलेगा, साहित्य, लिटरेचर, साहित्य और विज्ञान के बढ़ावा देने के लिए भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। तो वो इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से, यहाँ भी कंपनी का या ब्रिटिश संसद का अपना हित था। उनको एक्चुअली था क्या, 1813 तक हम लोग जानते हैं, 1813 तक पहुँचते पहुँचते जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, चाहे वो सहायक संधि हो या डलहौजी की हड़प नीति हो, इसके माध्यम से भारत के काफ़ी बड़े बड़े राज्यों को ब्रिटिश प्रांतों में मिला लिया गया था। और इतने बड़े प्रांत को चलाने के लिए काफ़ी स्टाफ का जरूरत था, कर्मचारियों की जरूरत थी ब्रिटिश को।
और इतने इतने स्टाफ ब्रिटेन से तो लाना पॉसिबल था नहीं, हर छोटे बड़े स्टाफ को। तो वो क्या करते थे, भारतीयों को ही शिक्षित करने का प्रयास करने लगे ताकि वो प्रशासन में भागीदार बन सके और उन्हें जो बाहर से ला के प्रशासन चलाना पड़ता ब्रिटेन से, उससे बर्डन से बच जाए और भारतीयों को सैलरी भी कम देना पड़ता। यहाँ उनका घर था और ब्रिटेन से जो आते उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी और भारतीय को शिक्षित करने के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का प्रावधान इस एक्ट के तहत किया गया, जिसके तहत भारतीय साहित्य और भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देना था। अगला प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, जो इसका अंतिम प्रोविजन है। कंपनी के भागीदारों को, जो भी कंपनी के पार्टनर्स थे, उनको कहा गया जितना भी भारतीय मुनाफा होगा, जितना भी भारत में प्रॉफिट होगा, उसका 10.5% भाग मिलेगा। कंपनी के जो भागीदार थे उनको प्रॉफिट का 10.5%, 10.5% उससे मिलेगा। बाद बाकी जो होगा वो ब्रिटिश खजाना में जाएगा। ये प्रोविजन किए गए। तो ये हम लोग देख रहे थे 1813 का चार्टर एक्ट। इसके पहले 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में भी जाना और 1793 के पहले थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस किया 1786 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1786 का चार्टर एक्ट नहीं था, वो बेसिकली अधिनियम था। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए। तो अब समय आ गया है कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इस सेक्शन से। छोटा ही सेक्शन है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत में लाया गया पहला चार्टर एक्ट 1793। भारत में लाया गया अंतिम चार्टर एक्ट पहले भी डिस्कस किए हैं 1853। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया, जो कि नोट्स में नहीं है लेकिन आप इसे याद कर लें, 1786। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को विशेष शक्ति दी गई, तो 1786 के अधिनियम। ये बेसिकली अधिनियम कॉर्नवालिस के सलाह पर ही लाया गया था और कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनने के पहले कॉर्नवालिस ने ये शर्त रखा था, क्योंकि कॉर्नवालिस का एक विशेष प्रभाव था ब्रिटेन में, क्योंकि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चला था वहाँ पे कॉर्नवालिस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही थी। भले ही ब्रिटेन की सत्ता वहाँ से उखड़ गई, लेकिन कॉर्नवालिस का जो प्रयास था, जो उनका प्रशासन था, वो सराहनीय रहा था। इसीलिए कॉर्नवालिस को वो लोग इंडिया भेजना चाहते थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी थी और दोनों शर्तें मान ली गई। अब उसे प्रधान सेनापति भी माना गया और परिषद के निर्णय को भी पलटने का अधिकार रख गया। तो अगला क्वेश्चन इसी से और एक बनेगा, किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया, तो 1786। यहाँ से 2 क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति भी बनाया गया और परिषद के निर्णय को निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। तो आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको देखते हैं। किस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी को व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ प्रशासन करने का भी अधिकार कानूनी रूप से ब्रिटिश संसद के द्वारा दिया गया? वैसे तो प्रशासन कर ही रहे थे, लेकिन अब उसे कानूनी रूप से दिया गया, तो वो था चार्टर एक्ट 1893। इसके बाद ये भी छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 20 सालों के लिए। 20 साल के लिए बढ़ाया जाता था, ऑलवेज 20 साल के लिए। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ 20 साल याद रखिएगा, 20 साल। चार्टर एक्ट 1813 को पारित करने के 2 महत्वपूर्ण कारण अगर आपसे पूछ दिया जाए तो औद्योगिक क्रांति, सरप्लस प्रोडक्शन का खपत के लिए, दूसरा महाद्वीपीय व्यवस्था जो कि नेपोलियन ने लागू की थी। तो चार्टर एक्ट को लागू करने के कारण औद्योगिक क्रांति और दूसरा महाद्वीपीय व्यवस्था था जो कि नेपोलियन के द्वारा लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत आने की छूट दे दी गई? ब्रिटेन के सभी कंपनियों को भारत आकर व्यापार करने की छूट दे दी गई, तो 1813। इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में।
किस एक्ट के तहत ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत आने की छूट और व्यापार करने की छूट दी गई? तो 1813 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम के तहत या किस चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। अगर पूछेगा पूर्णतः, अगर पूर्णतः लिखा रहेगा तो फिर आंसर 1833 होगा, जो हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे पूर्णतः नहीं किया गया क्योंकि दो सेक्शन देख रहे हैं, चाय और ये वाला सेक्शन रह गया, चाय और चीन के साथ व्यापार, इसलिए पूर्णतः जब रहेगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे आंसर 1813 नहीं करना है, 1833 करना है, जो अभी हम लोग अगले क्लास में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार आंशिक रूप से कब खत्म किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में किन दो क्षेत्र से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहा? तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये याद रखिएगा। ये दोनों बहुत VVI में इसको आप शामिल कर सकते हैं, ये सेक्शन और ये पॉइंट, ये दोनों। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों पर कर लगाने और कर न देने पर दंडित करने का प्रावधान भी किया गया? तो यही चार्टर एक्ट 1813, कर लगाने और दंडित करने दोनों का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के तहत अब कंपनी का जो राजस्व था और ट्रेड से जो मुनाफा था इसे अलग अलग कर दिया, इसे अलग अलग व्यवस्थित कर दिया? तो ये भी चार्टर एक्ट 1813। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की सुविधा किस अधिनियम के तहत दी गई? तो 1813। ईसाई धर्म प्रचारकों को व्यापार करने के, धर्म प्रचार करने की छूट 1813 के चार्टर एक्ट। यहाँ आपको भले इजी लगे कि नहीं सबका आंसर तो 1813 ही हो रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में रहेंगे और आप बहुत सारे एक्ट को पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, ये किस एक्ट में किया गया, वो किस एक्ट में किया गया। तो हम लोग एक एक यूनिट, एक एक एक्ट को डिटेल में पढ़ रहे हैं और वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कशन करते जाना है ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाइयों के लिए एक गिरजाघर का निर्माण कहाँ किया गया? तो कलकत्ता। किस एक्ट के तहत भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया प्रतिवर्ष? तो वो था चार्टर एक्ट 1813। यहाँ क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों के शिक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया? 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भागीदारों को भारतीय मुनाफों से कितना प्रतिशत देने का प्रावधान किया गया? तो 10.5%। तो ये था कि आज के इस यूनिट से, आज के इस लेक्चर से क्या क्या प्रश्न बन सकते थे जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, और इससे बाहर इस सेक्शन से प्रश्न नहीं आएंगे। तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे JSSC CGL का क्लास स्टार्ट हो गया है और इवनिंग में 5 से 7 के बीच, 5 से 7 के बीच उनके वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। वहाँ पे पर डे आपको 10 करेंट अफेयर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा GS सेक्शन का एक यूनिट का पढ़ाई होगा, जिसमें हम लोग अभी पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के काफ़ी वीडियो एग्जाम फाइटर के प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप यहाँ से भी उसे हमारे चैनल के लिए हिस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय कम है, अप्रैल में एग्ज़ाम होना है तो आपके लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो आप हिस्ट्री फिलहाल यहाँ से स्टार्ट कर दें, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे पढ़ लें, और JSSC के जो भी एस्पायरेंट्स हैं उसे सूचित भी कर दें। यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जा रही है, आप बस एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दें, और आपको पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपना तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं शानदार तरीके से। 110 नंबर का कल ही हम लोगों को डिस्कस किया, 110 नंबर का तैयारी, 150 में से 110 नंबर का तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 कराएगा, और वो शानदार तरीके से आपकी तैयारी होगी और MCQ के साथ। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर संदीप योगी आप सबों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।